ये सबसे खतरनाक होती है, दुनिया के हर मुल्क में होती है। और ये जो ऐसा क्राइम होता है जो कभी पकड़ा नहीं जाता मगर मुल्क को खोखला कर देता है कि जनाब इंडिपेंडेंट आप ऑडिटर्स रखें, आप मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और बोले जी आप अपने अपने ऑडिटर्स लेके आए, लेट्स गिव एन ऑडिट टू इट। ऑडिट आप करेंगे, आपको पता लग जाएगा। आप 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं, उसके लिए स्टॉक ब्रोकर जो है अपने पास एक रिसर्च टीम रखता है, एक एनालिस्ट रखता है। कभी आपने किसी तज्जियाकार को बुला के पूछा? जब चैनल जो है वो सारे तज्जियाकारों को बुलाते हैं तो वो इतने राय दे रहे होते हैं, तो क्या हुकूमत वो राय नहीं ले सकती? जी नाजरीन, तो मेरी वीडियोस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने के लिए कारोबार के हवाले से देखते रहिए वीनस टीवी, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। जिस तरह से हम पिछले काफ़ी हफ्ते से ये चीज़ नोट करते चले आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड विटनेस भी किया गया और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी हद तक बहाल दिखाई दिया। बट लास्ट वीक से हम देख ही रहे हैं कि कॉन्फिडेंस अचानक से फिर शेकी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जो स्टॉक मार्केट की इस वीक की क्लोजिंग, जो कि लास्ट वीक से अगर हम कंपैरिजन करें तो लास्ट वीक की क्लोजिंग 47,671 का लेवल था और इस वीक की क्लोजिंग मार्केट में 45,312। इस तरह से मार्केट ने कुछ 2350 से ज़ायद पॉइंट का डिक्लाइन दिखाया इस वीक में। मार्केट में जो सिचुएशन है उसके ऊपर जिक्र करेंगे। पहले हम यहाँ पर गोल्ड की प्राइस को देख लें। गोल्ड हम लास्ट वीक में देखा था 2,41,192 की प्राइस। इस वीक की क्लोजिंग हुई 2,41,192 लास्ट वीक की क्लोजिंग थी, 2,41,600 रुपये की क्लोजिंग करंट वीक की। और इस तरह से मार्केट में तकरीबन कुछ 408 रुपये का इजाफा गोल्ड के 1 तोला की प्राइस के अंदर विटनेस किया गया। इसी तरह से अगर हम डॉलर की प्राइस का यहाँ पर जायज़ा लें तो डॉलर में भी तकरीबन कोई 4.5 रुपये का इजाफा विटनेस किया गया। इंटरबैंक डॉलर की हम बात करते हैं यहाँ पर, और लास्ट वीक की क्लोजिंग थी 301 रुपये और इस वीक की क्लोजिंग इंटरबैंक में मार्केट की 305 रुपये। इस तरह से मार्केट की जो इन्वेस्टर्स की हम बात करते हैं, स्पेशली कॉन्फिडेंस जो शेकी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने 2 हफ्ते पहले इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट के साथ इसको लिंक किया था, पाकिस्तानी मार्केट को। और इंटरनेशनल मार्केट्स जो है ना वो मंदी का शिकार दिखाई दे रही थी, जिसमें हमने एक कॉशन भी दिया था कि हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर भी कोई करेक्शन विटनेस की जाए। अब इसकी रीज़न्स क्या हैं, उन रीज़न्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मार्केट के अंदर जो इस वीक में स्पेशली मेजर न्यूज़ जो गर्दिश करती हुई दिखाई दी वो थी स्पेशली स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी शायद जो 14 सितंबर को अनाउंस होनी है उससे पहले ही अनाउंस कर दी जाएगी। इस तरह की मार्केट के अंदर कुछ न्यूज़ गर्दिश कर रही थी, जिसकी बेस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने स्टॉक्स को बेचने की कोशिश की। बेसिकली उस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंज क्या आने जा रहा है, तो जो एक प्रिडिक्शन की जा रही है कि शायद 3% और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो 300 बेसिस पॉइंट की जब बात की जा रही थी, इस वक्त मार्केट का रेट 22% है, तो शायद जब 300 बेसिस पॉइंट और उसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो 25% के ऊपर पाकिस्तान का रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाएगा। जब 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो इन्वेस्टर्स रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम अपने हर प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि मार्केट में बैंक्स के अंदर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के अंदर जब लोग इन्वेस्ट करने के लिए चले आते हैं तो स्टॉक्स के अंदर या पाकिस्तान की मार्केट जो शेयर मार्केट है उसके अंदर से अपना कैश आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा देखने में आता है। अब स्टेट बैंक ने इसकी जो न्यूज़ गर्दिश कर रही थी मार्केट के अंदर, इस अफवाह की भी तरदीद कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट जो 30 जुलाई को स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी तो उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखा गया था। अब जब 14 सितंबर को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसके ऊपर बहुत सारे लोग क्या सराहियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मेजर इम्पैक्ट और आया जब 1 सितंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा कर दिया गया। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो यकीनन बाकी की तमाम प्रोडक्ट्स भी जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ ज़रूरी होती हैं उनकी प्राइसेस भी मार्केट में काफ़ी बढ़ जाती है। उसके ऊपर कल जो ताजर बरादरी है उसकी तरफ से पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई। अब उसके बाद क्या गवर्नमेंट एक्शन लेगी,
इस वक्त निगरान गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकता है। जिस तरह से के इलेक्ट्रिक के बिल्स के ख़िलाफ़ पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो सरापा एहतजाज दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मार्केट के अंदर बात करते हैं जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो भी बढ़ने की क्या सिराइयाँ हैं। अब अगर इसके साथ साथ देखा जाए तो 30 सितंबर को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का भी रिव्यू पॉलिसी मीटिंग होगी। उसके अंदर देखा यह जाएगा कि जो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिन जिन बेसिस के ऊपर या जिन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान को लोन सेंक्शन हुए थे, वो चीज़ें पाकिस्तान फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। टैक्स की शरह क्या है, टैक्स किस तरह से कलेक्शन हो रही है, और पेट्रोलियम मसनूआत या दूसरी चीज़ों के ऊपर जिस तरह से टैक्स की बात की गई थी, जो गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हुआ था IMF के साथ, उसके ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। साबका गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट तो ज़रूर IMF के साथ किया था, लेकिन साबका गवर्नमेंट के जाने के बाद, उसके साबका होने के बाद जो निगरान सेटअप है वो किस तरह से उसको कंटिन्यू कर पाएगा। इस वक्त जो आवाम का प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली के इलेक्ट्रिक और पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस के अंदर इजाफा किया गया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अवाम की तरफ से एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि इसमें कोई जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त कहीं पे भी कोई इस तरह की कोई रिलीफ देते हुए नज़र नहीं आ रही है। अब देखना यह है कि ये तमाम सिचुएशन के बाद जो इन्वेस्टर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो कॉन्फिडेंस उसका बहाल दिखाई दे रहा था, क्या वो आने वाले दिनों में उसी तरह से बहाल रहेगा या उसके अंदर कोई शेकी होता हुआ दिखाई देगा। ये एक तवील बहस है, लेकिन इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इस वीक के अंदर 375 अरब रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गई है। जिस तरह से हमने 2350 पॉइंट से ज़ायद का डिक्लाइन इस वीक में देखा, तो इस तरह से अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 375 अरब रुपए से ज़ायद की मार्केट की कैपिटलाइजेशन के अंदर कमी वाक़ई हुई है। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी, और इस तरह की मंदी तकरीबन को 4.25% से ज़ायद की मंदी विटनेस की गई है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, जो हमारे आज के इकोनॉमिस्ट हमारे साथ होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे और उनसे डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहूँगा। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी कि स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन भी तकरीबन 375 अरब रुपए का डिक्लाइन इस वीक में देखने में, और मार्केट में कुछ 2350 पॉइंट से ज़ायद का डिक्लाइन इस वक्त मार्केट में विटनेस किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक शेकी है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के मायानाज एक बहुत बड़ा नाम है, और उनके आप तज्जिया सुनते रहते हैं, जनाब नदीम मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। नदीम साहब, इस वक्त स्टॉक मार्केट के बारे में क्या कहेंगे? मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गई, 2350 से ज़ायद पॉइंट्स का डिक्लाइन, तो क्या समझते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल कैसे होगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, मार्केट 48,000 तक गई, और उसके बाद अगर हम कहें कि मार्केट ने डिप किया, तो इंटरनेशनल मार्केट में डिप कहते हैं 5%। जब मार्केट नीचे आती है तो उसे हम कहते हैं डिप। और अगर 10% मार्केट नीचे आती है और 10-15% तक मार्केट नीचे आ रही होती है, तो उसे हम कहते हैं जी मार्केट इज टेकिंग करेक्शन। करेक्शन जो होती है दुनिया भर के अंदर मार्केटों में 10 से 15% आती है, चाहे वो पाकिस्तान की मार्केट ले ले, हांगकांग, चाइना, जापान, कहीं पे भी, अमेरिका की मार्केट में भी 5% डिप कहा जाता है, और 10 से 15% में हम कहते हैं करेक्शन। और उसके बाद हम मार्केट को हम कहते हैं कि जनाब 15% के बाद मार्केट बेरिश जोन में जा रही है, और बेरिश जोन में जाने के बाद उसूलन जो है, अगर मार्केट का तज्जिया लिया जाए पिछले 20 सालों का, तो बेरिश जोन में कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल लग जाते हैं। तो अब हम इस मौजूदा पोजीशन में जब हम हैं और मार्केट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा अभी हम मार्केट ने डिप लिया है, और 2-3 हजार पॉइंट और अगर मजीद मार्केट नीचे जाती है तो फिर मैं कहूंगा मार्केट ने करेक्शन लिया। और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट जब करेक्शन पूरी तरह ले लेती है, तो फिर हम फंडामेंटल्स को मद्देनजर रखते हुए, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम मार्केट को जज करते हैं कि मार्केट बेरिश जोन में जाएगी या बुलिश। जी नदीम साहब, जिस तरह से आपने डिस्कस किया, ये तो देखें एक स्टेबल्स मार्केट जो होती हैं उनकी बात करते हैं। पाकिस्तान की मार्केट तो ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट है, यहाँ पर तो देखें 2500 पॉइंट्स का निकलना, आप इसको क्या मार्केट का जो है ना वो एक डिप लेना कह रहे हैं? जी, मैं अभी भी मार्केट को मैं कहूँगा कि मार्केट
जो है वो टिप ले चुकी है और मार्केट करेक्शन की तरफ जा रही है। क्योंकि आप देखिए ना, मार्केट भी कई अरसे तक मार्केट ने मूव नहीं किया था। 40,000 पे जब मार्केट थी, काफी अरसे तक मार्केट वहीं पे रही थी, और 40 के बाद अचानक से मार्केट जो तेजी से ऊपर गई है 48,000, मतलब एक मार्जिन दिया है मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग का। मगर जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं किया और मार्केट स्ट्रैटेजी के साथ काम नहीं किया और इसी इंतजार में रह के 48 से 50 और 55 की तरफ जाएगा, वो नुकसान में रह गए। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जनाब कि जितना जल्दी हो सके मार्केट में प्रॉफिट लेना चाहिए, और प्रॉफिट जो है हमेशा स्ट्रैटेजी के साथ लें। जिस तरह लॉस कवर करते वक्त स्ट्रैटेजी अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आप लगातार लॉस पे जाते हैं। मार्केट मूव होती है फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट्स के साथ, मगर मार्केट के जो प्लेयर्स होते हैं वो इस चीज को समझते हैं, मगर मार्केट के अंदर जो लोग रेले के अंदर काम करते हैं, मूवमेंट्स पे काम करते हैं, वो अक्सर बेशतर मार्केट में हार जाते हैं। जी नदीम साहब, जिस तरह से आपने प्रॉफिट टेकिंग की बात की, इस वक्त स्टॉक मार्केट तो बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म पे ये बात हो रही कि अंडर वैल्यूड कंपनीज़ हैं, अंडर वैल्यूड शेयर्स हैं और इनको यहाँ पर बाइंग बनती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की भी और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग, तो क्या वो वाले रेट्स आ गए जो लोगों ने जहाँ बाइंग की हुई थी उसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, या आप क्या कह रहे हैं कोई नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, मार्केट में वेट एंड सी की पोजीशन होनी चाहिए, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ने के लिए जा रहा है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, बैंक्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहाल हो सकता है इस तरह के सिचुएशन के बाद? देखिए, आपने कहा मार्केट के जो शेयर से अंडर वैल्यू थे, मैं इस चीज को एग्री करूंगा, मगर अगेन मार्केट में शेयर अंडर वैल्यू, मगर अगर मार्केट ही नहीं चलती है तो फिर वो शेयर्स किसी काम के नहीं होते। बहुत से शेयर्स आपने देखा है बहुत ही जबरदस्त किस्म की उसकी वैल्यूएशन होती है, बैलेंस शीट्स होती है, मगर मार्केट ऊपर भी होती है तो बड़े स्लो के साथ मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जनाब अब जो पोजीशन आएगी 3,000 पॉइंट्स के बाद, हमें ये देखना पड़ेगा इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है। अगर इसी तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज रही जहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाता है, जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उस सूरत हाल में हम नहीं देख सकते कि मार्केट बढ़ेगी या इकोनॉमी मूव करेगी। इकोनॉमी मूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि 3 चीजें होती हैं। एक आपका फाइनेंशियली मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल कॉस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हम ये करते हैं कि आपका डॉलर रेट, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर डॉलर कंट्रोल नहीं होता और फ्री फ्लोट एक्सचेंज, जिसकी वजह से आपने देखा है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ स्टॉक मार्केट उस वक्त तक मैं मार्केट को अच्छा नहीं कहता जब तक कि मार्केट की पार्टिसिपेशन ज्यादा ना हो। मार्केट में पिछले कई सालों में अगर मार्केट 50,000 से भी जब ऊपर गई है तो मार्केट के जो इन्वेस्टर्स है वही 2.5 लाख से 2,70,000 थे। मैं मार्केट को अच्छी मार्केट उस वक्त कहता हूँ कि जनाब जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स जो है मिलियंस एंड बिलियंस में आते हैं, जैसे कि अमेरिकन मार्केट है दूसरी मार्केट से, वहां पे कोई 2 लाख की कोई भी मार्केट आपको नजर नहीं आएंगी जहां पे इन्वेस्टर सिर्फ 2 लाख हो या 2,70,000 हो। तो पाकिस्तान की मार्केट हमेशा से 2 लाख और 2,70,000 लोगों के दरमियान घूमती रही है। और रहा सवाल इकोनॉमी का, इकोनॉमी जो है हमारी अक्सर जो है ना वो इम्प्लीमेंटेड इकोनॉमी है, इकोनॉमी को बनाया नहीं जाता। अगर आप इकोनॉमिक्स के जो अच्छे लोग हैं, जो माइनॉरिटी तरीन लोग हैं, जो पाकिस्तान के अपनी इकोनॉमिक्स को समझते हैं, अगर वो बैठ के बनाएंगे तभी जाके आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। जैसे स्टॉक मार्केट को बनाने के लिए स्टॉक मार्केट के माइनॉरिटी प्लेयर्स को लेकर बैठना चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के हैं, मईशत के हैं, जब तक कि आप लोकल एक्सपर्ट्स को लेकर नहीं बैठेंगे, ये मुल्क में कभी भी किसी भी चीज में तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा नदीम साहब, यहाँ पर तो इम्पोर्टेड चीज़ों की भरमार होती है, पॉलिसीज़ भी हमारे यहाँ इम्पोर्टेड होती हैं, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये चीज़ उनको देखनी चाहिए। अच्छा, आपने जहाँ तक बात की कि 2,70,000 अफराद हैं जो इस मार्केट के साथ प्ले कर रहे होते हैं, तो ये तो टोटल कुछ ख़ानदान हैं जो सियासत के ऊपर हैं, कुछ ख़ानदान हैं जो बिज़नेस के ऊपर हैं, तो हर बंदे की अप्रोच से तो ये चीज़ वैसे ही बाहर है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी कौन से मैयर्स लेने चाहिए जिसकी वजह के ऊपर हर कोई अपना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट में भी कर सके और यहां से जो है ना वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सके? देखिए, दुनिया के सबसे खतरनाक चीज है व्हाइट कॉलर क्राइम, जो हम कहते हैं ना कि क्लीन करप्शन, व्हाइट करप्शन।
ये सबसे खतरनाक होती है, दुनिया के हर मुल्क में होती है। और ये जो ऐसा क्राइम होता है जो कभी पकड़ा नहीं जाता मगर मुल्क को खोखला कर देता है। और उसी वाइट कॉलर क्राइम्स को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं, जो कि प्रॉपर्ली पॉलिसीज के तहत बनते हैं। तो अभी अगर हम मुल्क को चाहते हैं कि चाइना बन जाए, जापान बन जाए, चाइनीज ने, आपने देखा जब चाइनीज रेवोल्यूशन आई थी सबसे पहले उन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम खत्म किया था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी पकड़े नहीं जाते। आज भी अगर आप बात करते हैं, आपका ज्यादातर स्मगल्ड आउट होगी जो चीजें जाती है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी पर प्रेशर आता है, वो है गंदम अफगानिस्तान में, डॉलर अफगानिस्तान में। आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है इतना खतरनाक होता है कि पाकिस्तान की मईशत को सबसे बड़ा जो झटका लगता है वो वहां से लगता है। आज आपने 50,000 गंदम इंपोर्ट किए गवर्नमेंट की तरफ से, देखा ये जा रहा है 50,000 लाख के करीब जो है प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर रही है। आज आप शुगर की बात कर रहे हैं, शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? उसकी वजह ये होती है कि ये सारे प्रोडक्ट जब चले जाते हैं अफगानिस्तान में स्मगल्ड आउट होके, हमारे पास रेवेन्यू लॉसेज आते हैं और यहाँ पे जो लोकल चीजें होती हैं डिमांड एंड सप्लाई में वो शॉर्ट हो जाती है। आपकी सीपीआई के नंबर्स, एसपीआई के नंबर्स इसलिए बढ़ते हैं कि प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हमारी इकोनॉमी नहीं रही है। हमें चाहिए, अगेन मैं ये कहूंगा, जैसे हम बात करते हैं कि जी बिजली की कीमत होगी, सारे शहर में कह रहे हैं कि जी स्ट्राइक तो है, इसका हल 1 मिनट में निकाला जा सकता है कि जनाब इंडिपेंडेंट आप ऑडिटर्स रखें, आप मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और बोले जी आप अपने अपने ऑडिटर्स लेके आए, लेट्स गिव एन ऑडिट टू इट। ऑडिट आप करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिजली की कितनी है, कहाँ पे नुकसानात हो रहे हैं, कहाँ पे हुकूमत नुकसान कर रही है, कहाँ पे कंपनी नुकसान कर रहे हैं। लोग बात करते हैं कि जनाब के यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अभी जब से प्राइवेटाइज हुआ है, लाइन लॉसेस की बात करें, लाइन लॉसेस जनाब हम बात करते हैं उस जमाने की जब गवर्नमेंट पे था, तब 30% लाइन लॉसेस थे मगर बिजली की कीमत कम थी। आज 15% लाइन लॉसेस है और बिजली की कीमत आसमान पे पहुंच चुकी है। 180% में कैलकुलेशन बेस बात करता हूँ, 180% जो है बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। डॉलर की आप बात करते हैं, मैं फिर अगेन बात करूंगा, डॉलर इंडेक्स इंटरनेशनली जो है 4.25% ओवर द ईयर जो है दुनिया भर के अंदर डॉलर की कीमत में गिरी है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 62% जो है डॉलर की कीमत 1 सालों में ऊपर आई है। हम स्टेबिलिटी नहीं रख सक रहे, इसी तरह बरकरार रहे तो दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन इकोनॉमिस्ट भी इस मुल्क की मईशत को बेहतर नहीं कर सकेगा। जी नदीम साहब, जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी बात की, कहा कि पॉलिसीज़ के अंदर चेंज आना चाहिए। कौन लाएगा पॉलिसीज़ के अंदर चेंज? हमारे इदारे लाएंगे, सियासतदान लाएंगे, जिनके अपने जो मुफाद है वाबस्ता हैं अगर इन चीज़ों के साथ, तो वो कैसे लेके आएंगे? आपने जहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग की बात की तो यकीनन के इलेक्ट्रिक भी एक प्रोडक्शन यूनिट है, उसकी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, उसके लिए भी फाइनेंशियल कॉस्ट उसी तरह से बढ़ गई, उसकी भी फर्नेस ऑयल अगर वो परचेज करता है तो 300 से ऊपर डॉलर ट्रेड कर रहा है तो उसका भी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। तो ये तो रेट तो बढ़ेंगे। बाकी जो आपने बात की रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से निकल के जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहां पर जा सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट लेके। इसके जो फाइनेंशियल सेक्टर अगर जीडीपी में ज्यादा उसके अंदर रोल प्ले करेगा तो ये तो इकोनॉमी के लिए और ज्यादा नुकसानदेह है। देखिए मैं एक सिंपल सी मिसाल आपको बता, जब आप 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं उसके लिए स्टॉक ब्रोकर जो है अपने पास एक रिसर्च टीम रखता है, एक एनालिस्ट रखता है जो बाकायदा एनालाइज करके बताता है कि मार्केट के अंदर फोरकास्ट वो क्या कर रहा है। उसकी बाकायदा जो है आपका वो मॉडल बनाता है, उस मॉडल के लिए वर्क करता है, तब वो ये बताता है कि इस कंपनी के ये फायदे हो सकते हैं, ये नुकसान हो सकते हैं। तो जब हम 100 रुपए मगर पीएसओ जैसे मिसाल दूंगा, पीएसओ जैसे इदारे जो है जब तेल खरीदते हैं क्या वो कोई मॉडल बनाते हैं, क्या कोई इनकी रिसर्च होती है, क्या कोई इनकी एनालिस्ट जो है वो एनालाइज करते हैं कि आगे मार्केट कहाँ जा रही है, हमें फर्नेस ऑयल आज इंपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट्स बाइंग होती है नहीं होती है। ये इदारे जब हम 100 रुपए का शेयर लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में शोर मचा रहे होते हैं, मगर अरबों खरबों रुपए का इस मुल्क के लिए जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कहाँ है वो मार्केट के फोरकास्ट वाले? किस मिनिस्टर ने ये कहा है, किस पीएसओ के इदारे ने ये कहा है कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट को हम जो है ऊपर देख रहे हैं, इस वजह से चले हम बाइंग इस महीने ज्यादा करते हैं और अगले महीने हम नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये कॉमन टेंडर के तहत जो है एक 3 माह की इंपोर्ट्स होते हैं और अफसोस के साथ जब मार्केट सबसे पीक पे होती है तब हम इंपोर्ट करते हैं और जब मार्केट नीचे होती है
हमारी इंपोर्ट्स कम होती है। तो जब तक हम स्ट्रैटेजिक बाइंग की तरफ नहीं आएंगे, हम पॉलिसीज की तरफ नहीं आएंगे, हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कौन है? 70 सालों से वही मिनिस्टर्स आ रहे हैं। मैं अभी आपको मिसाल दे रहा हूँ, मौजूदा जो मिनिस्टर साहिबा है ये पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं। तो पहले जब उन्होंने तीर नहीं मारा तो आप कौन सा तीर मारेंगे? हफीज शेख साहब है, पहले भी तीर मार चुके हैं, हर दौर में आते हैं। जब पहले तीर नहीं मारा तो अब क्या तीर मारेंगे? मुझे एक मिनिस्टर का नाम बता दें जिनको कहा जाए कि नहीं जनाब बहुत अच्छा। हाँ जनाब, एक थे महबूबुल हक साहब जो कि हमारे बड़े बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे, जिनको पाकिस्तान ने निकाला, अगर इस मुल्क से निकल के जब वो कोरिया गए, उन्होंने कोरिया बना दिया। उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके रिसर्च पढ़े जाते हैं आज भी। तो हमारे अफसोस ये होता है कि जनाब हमारे यहाँ ब्रांडेड जो है इकोनॉमिस्ट को मिनिस्टर बनाया जाता है, और वो भी उन लोगों को बनाया गया। आप तारीख उठा के देखें, गूगल कर लें, जितने भी आज तक फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं और जो है वो वर्ल्ड बैंक के पुराने एम्प्लॉइज हैं। नदीम साहब, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूं, आप बिल्कुल अपने अंदर के जज्बात की पूरी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर ये खाली खजाने का मिनिस्टर तो किसी ना किसी को बनाया जाएगा ना। तो आप क्या समझते हैं, ऐसे पाकिस्तान के अंदर कैपेबल लोग नहीं हैं कि जिनको खजाना पकड़ाया जाए या उनकी खिदमात ली जाए? तो आप कोई ऐसे नाम भी तो बता दें, आपने फेलियर वाले नाम तो बता दिए, कोई ऐसा नाम भी बता दें जिसके हाथ में ये खजाना दिया जाए। देखिए बहुत सारे नाम हैं, जिसे मैं कहता हूँ हिडन हीरोज, जो कि आज आप देखेंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में डीन की कुर्सी पे बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। आपने कभी उनसे राय ली है? कभी आपने किसी तज्जियाकार को बुला के पूछा? जब चैनल जो है वो सारे तज्जियाकारों को बुलाते हैं तो वो इतने राय दे रहे होते हैं, तो क्या हुकूमत वो राय नहीं ले सकती? क्या हुकूमत ने किसी 10 तज्जियाकारों को बुलाया और 10 चैनल के तज्जियाकारों को बुलाए और उनके साथ बैठे जो इतने बड़े बड़े तज्जिया करते हैं? चले उनसे पूछते हैं कि मईशत कैसे चलती है, चले उनसे पूछते हैं स्टॉक मार्केट। नहीं जनाब, हम सिर्फ तज्जिया कर रहे होते हैं टीवी पे। हमें तज्जिया करने के लिए हम कोई पैसे नहीं मांग रहे होते, मगर कभी किसी तज्जियाकार को बुलाया नहीं बुलाया जनाब। वो टीवी पे सुने जाते हैं और उसमें से भी 2-4 जो मशहूर होते हैं उनके ऊपर भी फिर तनकीद के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं कि जनाब ये तो फला पार्टी से इनका ताल्लुक है। देखिए, मुल्क को बनाने के लिए आपको चाइनीज जैसे रेवोल्यूशन चाहिए, जहां पे मैं अगेन कहूंगा कि ये जो ट्रेंड जो चला आ रहा होता है ना कि फला चीज हमने लेंगे, नहीं जनाब। मैं एक स्टॉक मार्केट का ब्रोकरेज हाउस चलाता हूं, तो मैं हर साल ऐसे बच्चे तलाश करता हूं जो कि नए बच्चे होते हैं, जो नई थिंकिंग के साथ आ रहे होते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स। ये तो नदीम साहब आप इस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट या वो सियासतदान तो इस तरह का कभी भी नहीं सोचते। वो तो अपने बच्चों को ही वजीर बनाएंगे, अपने बच्चों को ही आगे लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, आपने अपना कीमती टाइम दिया और अपनी राय से नवाजा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की कि इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर जो क्राइसिस देखे जा रहे हैं, जो 2350 से ज़ायद पॉइंट का डिक्लाइन एक वीक में हमने स्टॉक मार्केट में देखा है, उसके बाद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस किस हद तक बहाल है या शेकी दिखाई देता है। आने वाले वीक में क्या होगा, किस तरह से चलेगा इस वीक की, और क्या चीदा जो चीज़ें अभी आने वाली सामने हैं, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, IMF की रिव्यू मीटिंग आएगी, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किए थे, तो उसके ऊपर मार्केट किस तरह से जो है वो ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ जो ताजर बरादरी बाहर निकली है रोडों के ऊपर और उन्होंने KL इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ स्पेशली बिजली के जो प्राइसेस हैं, जो पर यूनिट प्राइस है, उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में, ना कि सिर्फ KL इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एहतजाज का जो दायरा कार है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर किस तरह की एक्शन लेती है और किस तरह से ताजर बरादरी को, जिनका ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उनको किस तरह से कोई रिलीफ देने में कामयाब होती है। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम कारोबारी दस्तक हर इतवार सिर्फ वीनस HD पर।